वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। पार्लियामेंट में जब वोटिंग हुई तो इस बिल के फेवर में 288 वोट्स आए और इसके अपोजिशन में 232। सिस्टम कैसे शुरू हुआ? स्टेट लेवल पे होते थे सदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सदर सरकार, विलेज लेवल पे काजीज और पैसों का हिसाब दीवान रखते थे और डेली एक्टिविटीज को 1757 में इंडिया में ब्रिटिशर्स आए। में जो मुतवल्लिस, दीवान, खादिम और सदर थे, उनके करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा। मुसलमान वक्फ एक्ट 1920 अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के पाकिस्तान चले गए और वहाँ के हिंदूज 1954। इस एक्ट जो मुतवल्लिस थे ये पैसे लेकर वक्फ की जमीन को लीज पर देने लगे। करोड़ों रुपीस के 95 में एक नया वक्फ एक्ट लाया। सिविल सर्विसेज, दूसरा है मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, तीसरा है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। शॉर्ट फॉर्म में करीब 12 आवर्स की डिबेट हुई इस बिल को लेकर। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। 2 अप्रैल 2025 जब सारे मुसलमान ईद की खुशी मना रहे थे और इसी दिन एक बिल पास किया गया जो कि है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। 2 अप्रैल 2025 इज द डार्केस्ट डे फॉर इंडियन मुस्लिम्स और ये दिन सदियों तक याद रखा जाएगा। पार्लियामेंट में जब वोटिंग हुई तो इस बिल के फेवर में 288 वोट्स आए और इसके अपोजिशन में 232, क्योंकि सारा का सारा पार्लियामेंट बीजेपी एमपी से भरा हुआ है और ये बिल सिर्फ मेजोरिटरिज्म से पास हुआ। एग्जैक्टली क्या हुआ इस दिन? वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? पहले इस वक्फ बोर्ड में क्या होता था और अब क्या चेंजेस की गई है, और लास्ट में पार्लियामेंट डिस्कशन के बारे में भी कुछ जानेंगे। ये सब और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। सबसे पहला सवाल, वक्फ बोर्ड क्या है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? सबसे पहले इस वर्ड वक्फ को समझो। ये जो वक्फ है ये एक अरेबिक वर्ड है। देखो, इस्लाम में 2 किस्म की चैरिटी होती है। एक तो होता है आपने किसी को कुछ दिया और उसका अजर आपको अल्लाह दुनिया में ही देगा, और दूसरा है कंटिन्यूअस चैरिटी, मतलब आपने कुछ ऐसा दान कर दिया जिसका अजर आपको मरने के बाद भी मिलेगा। इसको इस्लाम में सदक़े जारिया बोलते हैं और वक्फ की सारी बेस इसी पे टिकी हुई है। अब सुनो कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। सही बुखारी हदीस नंबर 2737, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे पूछा, मेरे पास खैबर में एक अच्छी जमीन है, अगर मैं उसे किसी अच्छे काम के लिए यूज करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप इसे सदक़े जारिया कर दो। इससे ये होगा कि इसका सवाब आपको दुनिया से जाने के बाद भी मिलेगा। और जो लैंड सदक़े जारिया होती है ना तो उसे सेल किया जा सकता है, ना तो डोनेट, ना तो गिफ्ट, और ना ही किसी को विरासत में दिया जा सकता है। और इसी में एक वर्ड यूज किया गया है जो कि है एंडोनमेंट, मतलब औकाफ, और इसी से बाद में वक्फ निकला। वक्फ का मतलब होता है रोकना, मतलब किसी जमीन को प्राइवेट यूज से रोको और अल्लाह के लिए वक्फ कर दो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि अगर किसी ने अपनी जमीन को एक बार वक्फ कर दिया, फिर उस जमीन पे उसकी ओनरशिप खत्म हो जाती है, फिर उस जमीन पे सिर्फ अल्लाह का हक रहता है, और जो ओनर अपनी जमीन को डोनेट करता है वो उसकी अपनी जमीन होनी चाहिए। फिर इस लैंड को रिलीजियस पर्पस, चैरिटेबल पर्पस, एजुकेशन पर्पस और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए आपको हिस्ट्री समझ। अब सुनो कि इंडिया में वक्फ सिस्टम कैसे शुरू हुआ। तो बात है 1192 AD की। मोहम्मद गोरी ने इंडिया पर अटैक किया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया सेकंड बैटल ऑफ टेरियन में, और यहाँ का रूलर बन गया। इसके बाद उसने वक्फ सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। फिर इस वक्फ सिस्टम को मैनेज करने के लिए कुछ मैनेजर्स बनाए गए। स्टेट लेवल पे होते थे सदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सदर सरकार, विलेज लेवल पे काजीज और पैसों का हिसाब दीवान रखते थे और डेली एक्टिविटीज को मुतवल्लिस देखते थे। देखो, ये जो मैनेजर्स रखे गए थे वक्फ बोर्ड को संभालने के लिए, इन्होंने ही आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट की। वो कैसे, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये सारे मिलकर इस वक्फ सिस्टम को मैनेज करते थे। इसके बाद काफी टाइम तक ये सिस्टम चलता रहा। फिर 1757 में इंडिया में ब्रिटिशर्स आए और इस टाइम पे मुगल्स बहुत वीक हो चुके थे। तो पहले तो ब्रिटिशर्स ने किसी भी रिलीजियस मुद्दे को नहीं छेड़ा और इसके लिए अंग्रेजों ने एक रॉयल फरमान भी पास किया जिसको द रेगुलेशन ऑफ 1772 भी कहते हैं। इसमें ब्रिटिशर्स ने क्लियरली बोला कि हम किसी भी रिलीजियस मुद्दे को नहीं छेड़ेंगे। इसकी वजह से वक्फ सिस्टम भी स्मूथली चलता रहा। इसके करीब 40 साल बाद 1810 के आसपास वक्फ सिस्टम में जो मुतवल्लिस, दीवान, खादिम और सदर थे, उनके करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा आने लगे, जिसको लेकर लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाते थे। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने काफी एक्ट्स लाए मगर वो नाकाम रहे, जैसे लैंड रिजर्वेशन एक्ट 1820, द काजीज एक्ट 1864, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, द लैंड एक्विजिशन एक्ट
1894। इतने सारे एक्ट्स लाने के बाद भी लड़ाइयाँ चलती रही। फिर 5 अगस्त 1923 ब्रिटिशर्स द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 लाए, और ये पहली बार था जब ब्रिटिशर्स ने वक्फ सिस्टम को इंडिया में लीगली एक्सेप्ट किया। फिर इसमें इन्होंने ये कहा कि आपसे जितनी भी प्रॉपर्टी वक्फ होगी उसका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और इसमें जो इनकम होगी, एक्सपेंस होगा, उसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए। और इसमें ये भी था कि आपसे अगर कोई करप्शन हुआ तो उसके ऊपर ब्रिटिश कोर्ट में केस चलेगा। और हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बना दिए, और इसमें ये भी था कि हर स्टेट का वक्फ का प्रेसिडेंट सिर्फ मुस्लिम होगा और आगे भी मुस्लिम ही होंगे। और भी इसमें बहुत कुछ था। फिर टाइम आया जब इंडिया आजाद हुआ। इस टाइम पे इस वक्त में बहुत लड़ाइयाँ शुरू हुई, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम लोग अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के पाकिस्तान चले गए, और वहाँ के हिंदूज इंडिया आए। जो हिंदूज पाकिस्तान से आए थे उनको यही लैंड दी गई थी जहाँ पे उन्होंने रेफ्यूजी कैंपस बनाए थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसमें भी लड़ाइयाँ शुरू हुई। इसी चीज को लेकर मुस्लिम कोर्ट चले गए और कहा कि जिस लैंड पे हिंदू रेफ्यूजीज रह रहे हैं वो सारी जमीन वक्फ की है। फिर इसके बाद 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने कांग्रेस के एक एमपी SM अहमद काज़मी को एक टास्क दिया कि इंडिया में जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका एक डिटेल रिकॉर्ड बनाइए और सबमिट कीजिए। फिर अहमद काज़मी ने पूरे 1 साल मेहनत करके एक रिपोर्ट को सबमिट किया। फिर इस पे एक और साल मेहनत करके इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, वक्फ एक्ट 1954। इस एक्ट में टाइम टू टाइम बहुत सारी अमेंडमेंट्स होती रही। इसमें जो मेन पॉइंट है वो है हर स्टेट का अपना एक वक्फ बोर्ड होगा, और कुछ स्टेट्स में तो 2 वक्फ बोर्ड भी है, शिया मुस्लिम्स के लिए अलग और सुन्नी मुस्लिम्स के लिए अलग। और इसमें ये भी था कि अगर नॉन मुस्लिम चाहे तो वो भी डोनेट कर सकते हैं, मगर वो प्रॉपर्टी सिर्फ इस्लामिक कामों के लिए यूज की जा सकती है। और इस एक्ट का जो सेक्शन 3L1 है जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है, उसे कहते हैं वक्फ बाय यूजर। इसमें यह था कि अगर कोई प्रॉपर्टी काफी टाइम के लिए इस्लामिक काम के लिए यूज हो रही है और अगर इसके ओनर को कोई दिक्कत ना हो तो इस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। और इसके बाद इन वक्फ बोर्ड्स में करप्शन फिर से बढ़ने लगा। ये जो मुतवल्लिस थे ये पैसे लेकर वक्फ की जमीन को लीज पर देने लगे, करोड़ों रुपीस के घपले किए इन्होंने। फिर 1954 के एक्ट को हटा के PV नरसिम्हा राव जी ने 1995 में एक नया वक्फ एक्ट लाया। इसमें वक्फ बोर्ड्स को और स्ट्रॉन्ग किया गया और बीजेपी ने भी पार्लियामेंट में इसका खुल के सपोर्ट किया। इस एक्ट में वक्फ सिस्टम के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। ये एक सेपरेट कोर्ट सिस्टम होता है वक्फ के लिए। इस वक्फ ट्रिब्यूनल में कुल 3 मेंबर्स होते हैं। पहला है मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज, दूसरा है मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, तीसरा है मुस्लिम लॉ स्पेशलिस्ट। इस वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता है वो लास्ट होता है। लेकिन इस वक्फ बोर्ड में जो करप्शन हो रहा था वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एनुअली हजारों करोड़ रुपीस के घपले होते थे। वो कौन करते थे? वही जो इस वक्फ बोर्ड को संभालते थे। देखो इंडिया में वही मुस्लिम वेल सेटल्ड है जो कि किसी न किसी तरीके से वक्फ बोर्ड में शामिल है। मिडिल क्लास और लोअर क्लास के मुस्लिम तो यहाँ सफर ही कर रहे हैं। ये जो वक्फ सिस्टम है ये उन मुस्लिम्स के लिए है जो कि गरीब है, लेकिन इससे फायदा सिर्फ अमीर मुस्लिम्स, पॉलिटिशियंस और लैंड माफिया उठाती रही है और इनसे कोई हिसाब भी नहीं ले सकता, क्योंकि इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप चैरिटी करो तो चुपके करो, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं। इसीलिए जो डोनेशंस वक्फ बोर्ड को मिलते थे उसका कोई हिसाब नहीं रहता था। अभी तो काफी मुस्लिम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्तियां लेकर के और हाथों में गुलाब का फूल लेकर के वक्फ का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसके लिए ये शुक्रगुजार हैं केंद्र सरकार के कि वो वक्फ बिल लेकर के आई है। मेजॉरिटी मुस्लिम इसको अपोज कर रहे हैं। ये वक्फ सिस्टम अल्लाह की एक नियामत थी मुस्लिम्स के लिए, मगर इसमें करप्शन हुआ इसीलिए अल्लाह ने नियामत हमसे छीन ली। अब सुनो कि पहले वक्फ बोर्ड्स में क्या होता था और अब इसमें क्या चेंजेस की गई है। नया जो बिल लाया गया है इसका नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म में उम्मीद। इसमें पहला है वक्फ बाय यूजर। पहले अगर कोई प्रॉपर्टी जनरेशन टू जनरेशन एक कम्युनल यूज में आ रही थी, जैसे कि अगर कोई मस्जिद, ग्रेवयार्ड या श्राइन हो, तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी मान लिया जाता था, चाहे कोई रिटन डॉक्यूमेंट हो या ना हो। लेकिन नए एक्ट ने क्लियरिफाई किया है कि लॉ के एनेक्टमेंट से पहले जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज रजिस्टर हो चुकी है उनका स्टेटस वही रहेगा, लेकिन नए क्लेम्स पे अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, वक्फ करने के लिए अब एक इंसान को कम से कम 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तीसरा है वक्फ सिस्टम में नॉन मुस्लिम्स की एंट्री। पहले सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम्स होते थे, लेकिन अब इसमें कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए और अब बोर्ड का प्रेसिडेंट मुस्लिम होना कोई जरूरी नहीं। इसमें बीजेपी गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए रखे हैं, लेकिन इसमें एक और भी चीज है, ये जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स है
ये किसी रिलीजियस मुद्दे को नहीं छेड़ेंगे। चौथा है, पहले सर्वे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स करते थे जो कि ज्यादातर मुस्लिम ही होते थे, लेकिन अब सर्वे सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स करेंगे। अब से सीनियर ऑफिसर्स ही फाइनल डिसीजन लेंगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। और पांचवा है, अब अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है तो उसे 6 महीने के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी, और अगर कभी डीले हो तो 6 महीने के पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। छठा है, अप्लाई ऑफ लिमिटेशन एक्ट। पहले ये होता था कि वक्फ कितने ही सालों के बाद वक्फ की जमीन को क्लेम कर सकता था, जिसमें यह है कि अगर कोई इंसान 12 सालों तक किसी वक्फ की प्रॉपर्टी पे रहता हो तो वो उस लैंड पे ओनरशिप क्लेम कर सकता है। और लास्ट में इस बिल को लेकर पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हुआ। देखो, पार्लियामेंट में करीब 12 आवर्स की डिबेट हुई इस बिल को लेकर। उस पूरी डिबेट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले। पहले है अमित शाह की ये स्पीच। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। कौन सी अदालतें? वहाँ पे तो सारे जजेस बीजेपी ने खुद अपॉइंट किए हैं। और अमित शाह की ये बात तो सुनो। और मान्यवर, यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। देखो शाह साहब, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, कोई भी इंसान अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर सकता है। अगर सही में यहाँ पे डेमोक्रेसी होती तो आप लोगों की बातों को सुनते, ऐसा नहीं बोलते कि हमने तो कानून बनाया है, ये तो सबको मानना पड़ेगा। अगर कोई आपके इस कानून को नहीं मानता तो आपका काम है उनको समझाना कि इससे क्या फायदा है। मगर आप ये बोल रहे हो कि सबको मानना ही पड़ेगा, ये डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप है। और बीजेपी एमपीज ने ये भी बोला है कि हमारे मैनिफेस्टो में ये था, इसलिए हमने ये बिल पास की। इस पे जियाउर रहमान ने बहुत अच्छी बात बोली। देखो आप, वो माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि जब वो चुनाव में गए थे तो उनसे कहा गया कि वक्फ बिल को लेकर के आया जाए, इसलिए लाए हैं। तो चुनाव के समय तो उनसे ये भी कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाए, महंगाई कम की जाए, भ्रष्टाचार कम किया जाए। हमारे लोगों को उस चीज की जरूरत है, वो क्यों नहीं देते? देखो, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के वही वादे पूरे कर रही है जो कि मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पे हिंदूज मेजोरिटी में है। इलेक्शन तो उन्हीं की वजह से जीता जाता है। बाकी 2 करोड़ नौकरियां, महंगाई कम होगी, उनके बारे में बीजेपी वाले बात नहीं करते। और इसकी बातें तो सुनो, यह है अनुराग सिंह ठाकुर। सर, बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? अरे इसको पार्लियामेंट में जगह किसने दी? इसको कभी भी कुछ पता नहीं होता है। पता नहीं इसकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है। मैंने अभी बार सुना था कि आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकने वाले हैं, तो दे दोगे क्या? समझ रहे हो, इसने भी बाहर से सुना। किनके हाथों में है हमारा ये देश? अब सारे मुस्लिम्स मेरी तरफ से एक बात सुनो। एज ए मुस्लिम मेरा ये मानना है कि हम ये डिजर्व करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, सुनो। वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी और इतना पैसा था कि आराम से मुस्लिम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बना सकते थे, मगर वक्फ बोर्ड के द्वारा कभी ऐसी कोई चीज नहीं बनी जिससे कि लॉन्ग टर्म में मुसलमानों को फायदा होता। और इसीलिए हम मुसलमान तालीम से इतना दूर हुए हैं। इस वक्फ बोर्ड के पैसों से सिर्फ मजार और मस्जिदें बनी। देखो, मस्जिद बनाना कोई गलत बात नहीं, मगर आज के टाइम पे हर मोहल्ले में 3-3, 4-4 मस्जिदें हैं जिनमें रेगुलरली 10 लोग भी नमाज नहीं पढ़ते। हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका था कि अपनी मुस्लिम कौम को एक पढ़ी लिखी कौम बनाए, मगर हमने फायदा नहीं उठाया और आज हमसे अल्लाह ने नियामत छीन ली। इस वक्फ बोर्ड को जो संभालते हैं उन्होंने सिर्फ अपने घर बनाए हैं और अब हमारा मुस्लिम कौम और बड़ी तेजी से तबाह होगा।